हेलो, नमस्ते। मैं सुरेश। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12 का जो भूगोल विषय है, अपने कक्षा 12 में 2 बुकें चलती। एक तो भारत का जो भूगोल है और एक ये मानव भूगोल, 2 बुकें चलती हैं। ये मानव भूगोल का अध्याय नंबर फर्स्ट है, जो प्रगति मानव क्षेत्र, ये चैप्टर का नाम है। इसको मैं पूरा का पूरा डिटेल से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डीप इंट्रो मेरा दे देता हूँ। मैंने कक्षा 12 2022 में पास किए और मैं एक सरकारी विद्यालय में पढ़कर भूगोल विषय में 100 अंक मैंने प्राप्त किए थे, वो भी सेल्फ स्टडी से। तो मुझे पूरा अनुभव है इस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ाना है और मैंने खुद कैसे इसको तैयार किया है। और मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगा वो बिल्कुल सटीक और सरल लैंग्वेज में करूँगा। धन्यवाद। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय में पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कह रहा है कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत की एक बुक अपने कक्षा 11 में चलती है। उसमें आप भूगोल क्या विषय है उसके बारे में तो आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या आप इसकी अंतवस्तु को याद कर सकते हैं? इस अध्याय ने वृहद रूप से आपके भूगोल की प्रकृति से कराया है। अब ये कह रहा है कि जो इस भूगोल विषय के रूप में आपने पढ़ा था, इसने आपका अध्ययन एक वृहद रूप में कराया है कि भूगोल कितने शाखा में बटा है, भूगोल क्या है, इसके बारे में ये हम उम्मीद करते कि आप कक्षा 11 में जान लिया है। चलिए शुरू करते हैं। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। फिर कहता है कि आप उसको वापस अध्याय को पढ़ेंगे तो मानव भूगोल का संबंध भी उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब ये कहता है कि अब इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ आगे। भूगोल के संबंध में ज्ञात हो जाएगा, जैसा कि अध्ययन से ये अब कह रहा है कि एक अध्ययन के क्षेत्र में भूगोल समाकलनात्मक, आनुभविक एवं व्यवहारिक है। सॉरी। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है। ये कह रहा है कि भूगोल अध्ययन के रूप में एक समाकलनात्मक है और एक अनुभविक है और एक व्यवहारिक भी है। भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना या परिघटना का जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। अब कह रहा है कि भाई कोई भी घटना है उसका एक दिक् और काल में जो परिवर्तन होता है उसको हम भौगोलिक ढंग से अध्ययन करते हैं। मान लीजिए भूगोल में, मान लीजिए इस क्षेत्र में भूकंप आया। अब भूकंप आते ही मान लीजिए भूकंप आया था 1965 में। तो 1965 में जो भूकंप आया वो भी हम किस में अध्ययन कर रहे हैं? भूगोल में कर रहे हैं। वो भी एक कालखंड में, एक घटना घटित हुई थी और आगे भी संभावना है कि इसी क्षेत्र में उस समय भूकंप आया तो आगे भी आने की संभावना है और आएगा। तो एक दिक् एवं काल के संदर्भ में जो ये परिवर्तित होता है इसका हम भौगोलिक ढंग से अध्ययन कर रहे हैं, ये भूगोल में कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे देखने पर हमें पता चल रहा है कि अब ये अपने को कह रहा है कि आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं?
ये कह रहा है कि आप धरातल, आपके चारों ओर जो धरातल दिख रहा है आप उसको किस प्रकार देखते हैं। क्या आपको लग रहा है कि पृथ्वी के दो मुख्य घटक हैं, प्रकृति, भौतिक पर्यावरण, जीवन के रूप में जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है। अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है और मानव भूगोल भौतिक एवं प्राकृतिक मानवीय जगत के बीच संबंध या मानवीय परिघटनाओं का स्थानीय वितरण व उनके घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। अब देख लो, अब ये कह रहा है कि एक भूगोल की दो शाखाएं, भौतिक और मानव। अब भौतिक भूगोल में तो हम भौतिक परिघटनाएं जो घटित होती है उसका अध्ययन करते हैं, जैसे कि कोई नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गया, जलवायु हो गया, मृदा हो गई, ये सारे के सारे भौगोलिक जो घटनाएं हैं वो हम भौतिक में अध्ययन करते हैं। लेकिन मानव भूगोल में जो मानवीय परिघटनाएं भी हैं, अब देख लो, ये परिभाषा को आप ध्यान से देखिए। मानव भूगोल भौतिक और प्राकृतिक एवं मानवीय जगत। अब इसमें मानव भूगोल में भी इसने भौतिक का नाम लिया और फिर मानवीय जगत का नाम लिया, तो इसका मतलब भौतिक में तो सिर्फ भौतिक का ही अध्ययन हो रहा है, लेकिन मानव में तो भौतिक और मानवीय जगत के बीच के संबंधों का अध्ययन हो रहा है। अब कैसे? इस परिभाषा का मतलब है कि मान लीजिए ये कोई खेत है, ये खेत है और यहाँ से ये कोई नहर जा रही है जो प्राकृतिक रूप से जा रही है भाई, भौतिक रूप से, जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, कुदरत की रूप से ये नहर बह रही है। और यहाँ पर मान लीजिए आपका खेत है, तो अब आप क्या करेंगे कि इस नहर के माध्यम से यहाँ से आप पानी की जो सिंचाई परियोजना से है वो तरीका है, उससे आप पानी आने की व्यवस्था कर देंगे और इससे पानी आपके खेत में आएगा और आप उस ऋतु में भी यहाँ से फसल प्राप्त कर लेंगे जिस ऋतु में यहाँ पर फसल होना संभव नहीं, क्योंकि आपके पास प्रकृति का एक स्रोत मिल गया पानी का। तो इसको एक पानी का स्रोत मिल गया जिसमें ये जिस ऋतु में यहाँ पर फसल, इस एरिया के अनुसार यहाँ पर वो फसल संभव ही नहीं है उस ऋतु में, क्योंकि ये इसको पानी मिल गया तो इस ऋतु में वो फसल ले रहा है। तो सॉरी, तो इसका मतलब ये है कि मानव भौतिक जो रिसोर्सेज है उसमें बिना छेड़छाड़ किए हुए तो मानव संभव ही नहीं है कि वो कोई प्रगति कर दे, है ना। तो भौतिक परिघटनाओं में छेड़छाड़ किए बिना मानव संभव ही नहीं है कि कोई विकास कर दे। बिना पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे हैं उनको काटे बगैर वो फर्नीचर बना ही नहीं सकता, जो कागज़ है वो बना ही नहीं सकता। तो इनडायरेक्टली हम कहें कि ये मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और प्राकृतिक जो जगत है, भौतिक एवं मानवीय जगत के बीच का संबंध है, इन्हें हम अलग नहीं कह सकते कि मानव अलग है और भौतिक परिघटनाएं अलग है, इनका जोड़ ही मानव भूगोल है। ये इसकी परिभाषा तैयार हो गई। तो क्या परिभाषा है देखिए, मानव भूगोल की परिभाषा लिखेंगे कि भौतिक परिघटनाएं और मानवीय जगत के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। क्या है भाई, इसको आगे करना है आपको। इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना। अब यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि भाई एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरकार क्या है, तो आप कहेंगे कि विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरकार पृथ्वी है, उसको मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिसने मानव को पोषित किया है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में एक द्वैतवाद है। अब देखिए,
अब देखिए यहाँ पर एक द्वैतवाद की बात हो रही है। बताऊँ द्वैतवाद क्या होता है? इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। आप अनुभव करें कि भूगोल में दिए तो इस आशय के व्यापक तर्क भी आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने या सिद्धांतिकार या वर्णनात्मक या भावचित्रात्मक या ईडियोग्राफी होना चाहिए? क्या इसके वस्तुओं को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक या क्रमबद्ध होना चाहिए? अब ये कह रहा है कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इसके व्यापक तर्क वितरक हैं जो वो भी आरंभ हो गए। उसने कहा कि क्या एक भूगोल विषय के रूप में एक नियम या सिद्धांतिकार होना चाहिए या फिर एक विवरणात्मक होना चाहिए? क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए या इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक या क्रमबद्ध होना चाहिए? ये कह रहा है कि क्या भूगोल विषय को हम सिर्फ एक सिद्धांत के अनुसार ही इसका यूज़ करें कि इसमें जितने भी सिद्धांत है वो सारे के सारे इसमें डाल दे और इसको पढ़ाना कर दे, या फिर इसको हम विवरणात्मक रूप से इसको लोगों के सामने प्रस्तुत करें? जब इसके विषय वस्तु की बात तैयार हुई तो ये विभिन्न विभिन्न जो भूगोलवेत्ता है तर्क दिए कि क्या ऐसा करे या ऐसा करे। तो इसके अध्ययन का उपगम या प्रादेशिक रखे या फिर क्रमबद्ध रखे। अब प्रादेशिक और क्रमबद्ध का मतलब ये है कि मान लीजिए पूरा भारत है, तो ये कह रहा है कि पूरे भारत को ऐसे अध्ययन करे कि ये यहाँ पर राजस्थान है, इसके नीचे ये गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है और अलग अलग जो भी राज्य हैं। मान लीजिए ये कह रहा है कि हमरा भारत की जलवायु का अध्ययन करना है हमें, तो इसमें कह रहा है कि या तो जलवायु पूरे टोटल भारत की एक साथ अध्ययन कर ले, या फिर ये कह रहा है कि ऐसे नहीं, अलग अलग राजस्थान की अलग करे, गुजरात की अलग, महाराष्ट्र की अलग, पंजाब की अलग, चंडीगढ़ की अलग, ऐसे प्रादेशिक रूप में अलग अलग करे, या फिर ये कह रहा है कि क्रमबद्ध रूप में कर दे। ये इतनी दो बातें हुई। फिर भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए या ऐतिहासिक संस्थागत उपगम के आधार पर। फिर कह रहा है कि जो भूगोल में जितनी भी घटनाएं हुई उन घटनाओं को एक सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत करे या फिर एक या ऐतिहासिक के रूप में प्रस्तुत करे। ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे। ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे, मतलब उन भूगोलवेत्ताओं के बुद्धि के अनुसार उनको जो लगा वो इनके ऊपर बातें कही। अतः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच कोई द्वैतता नहीं है। अब मेन बात आई। अब ये कह रहा है कि ये लोग ये जो कह रहे हैं भूगोलवेत्ता कि इसको ऐसे करें ऐसे करें, ये कह रहा है कि प्रकृति और मानव के बीच में वैध या द्वैत, द्वैत यानी दो वाद, द्वैतता, इसका मतलब है ये द्वै जो लिखा है शब्द, इसका मतलब दो मत। फिर ये कह रहा है कि प्रकृति और मानव तो अविभाज्य है। ये कह रहा है कि प्रकृति और मानव को हम यदि विभाजित कर देंगे तो सारा का सारा जो खेल है वो तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति और मानव को भी द्वैत करके हम नहीं दे सकते। मानव पूरा प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति में छेड़छाड़ किए बिना तो मानव कोई भी डेवलपमेंट तो कर ही नहीं सकता। मानव को फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी की आवश्यकता है। तो लकड़ी कहाँ से मिलेंगी? प्रकृति से मिलेगी। तो मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। ये है कि उस प्रकृति को अपने अनुसार ढाल के वो कुछ उसमें मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन पूर्णतः द्वैतता, इसमें भूगोलवेत्ताओं ने ये कहा, पूर्णतः द्वैतता तो सही नहीं है।
इन्हें समग्रता में, ये कह रहा है कि इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। ये जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाएं का वर्णन मानव शरीर की रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। हम सामान्यतः, ये कह रहा है कि समग्रता में देखा जाना चाहिए, हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप में कि तूफान को तो मानव की आँख कहते हैं, नदी को मुख कहते हैं, हिम नदी को नासिका कहते हैं, जल मरुत को गिरवा कहते हैं, मृदा परिषदिका है। तो इसका मतलब ये नाम दिए। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य जीवित राज्य या देश का वर्णन जीव के रूप में करते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है समझो। यहाँ पर इसने मानव के अंगों के अनुसार इस जर्मन भूगोलवेत्ता ने कहा है कि मानव है जो वो भाई पृथ्वी का रूप है, तूफान है जो आँख है, तो ये दोनों मिले हुए, इनको अलग नहीं कर सकते। तो ये राज्य या देश के रूप में इसने दिया। फिर सड़क, रेल मार्ग, जलमार्ग के जाल को परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। क्या आप अपनी भाषा में ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं जबकि इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हैं? वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई कि प्रकृति और मानव को हम पृथक नहीं कर सकते क्योंकि तो आपस में जुड़े हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको विश्लेषण से बताऊंगा। अब ये परिभाषाएं हुई। अब आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी परिभाषाएं भूगोल में आई। अब देख लो, मानव भूगोल की परिभाषाएं, मानव ये अलग अलग व्यक्ति का नाम याद रखना है। ये बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण पूछी जाती है, यही पूछी जाती है हर बार। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन करता है। वो देखो, संबंध की बात यहाँ पर भी आ गई जो मैंने आपको बताई कि दोनों का संबंध है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात हेडजेल ने अपनी परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये दी है एलन सी सैंपल नाम के जो भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने कहा कि मानव भूगोल एक पृथ्वी है जो अस्थिर है, मतलब इसमें जो कभी भौगोलिक घटनाएं हो जाती हैं, कभी भूकंप आ जाता है, कभी ज्वालामुखी हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, तो ये स्थिर नहीं है, अस्थिर। इसमें भौगोलिक घटनाएं तो होती रहती है और मानव भी क्रियाशील है। आज से 10 साल के पहले टेक्नोलॉजी देखे और आज देखे तो इतना फर्क है। आज से 20 साल के पहले का मानव देखे और आज देखे तो बहुत सारा फर्क है। तो मानव भी क्रियाशील है और पृथ्वी भी अस्थिर है, तो इनके बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। ठीक है, ये परिभाषा दी है एलन सी सैंपल नाम के व्यक्ति ने। अब सैंपल ने किस में गत्यात्मकता यानी जो गत्यात्मकता पर जोर दिया इसने। अब नीचे आता है पोल विडाल डी ब्लास। इस व्यक्ति ने क्या कहा है? इस व्यक्ति ने कहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित उत्पन्न की एक संकल्पना है। अब इस परिभाषा को आप समझिए। ये बंदा कह रहा है जिसका नाम है पोल विडाल डी ब्लास। सॉरी, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों को अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। इस परिभाषा को समझिए। हमारी पृथ्वी को जो नियंत्रित कर रहे हैं वो भौतिक नियम है और इस पर रह रहे वाले जीव है, हम रह रहे, हम जीव ही है। इनका मैंने क्या कहा, मानव भूगोल की परिभाषा आप एक याद कर दो जिसमें भौतिक परिघटनाएं और मानवीय परिघटनाओं का संबंध ही मानव भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा आप रट लो, सब में देख लो संबंध ही है। इनको बिना एक दूसरे को अलग अलग किए बिना तो ये परिभाषा ही नहीं बन सकती। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, कौन से भौतिक नियम भाई पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले? खूब सारे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल है,
ये तो पृथ्वी ये नियंत्रण नहीं कर रहे हैं ना। और विभिन्न प्रकार के चुंबकीय बल, ये विभिन्न प्रकार के बल है जिनसे हम हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। तो और जीवों के मध्य संबंध है हमारा, हम पृथ्वी से जुड़े हैं। हम हमें पेड़ पौधों से फल मिलता है, हम उन्हीं फलों से जूस बनाते हैं और उन्हें डिब्बों में या पैकेट में पैक करके बाज़ार में बेच रहे हैं। तो यदि वो पेड़ नहीं होता फल का, तो क्या हम उसका जूस बना के बोतल में पैक करके बाज़ार में बेच सकते थे? नहीं बेच सकते। तो हम किससे जुड़े हैं? हम प्रकृति से जुड़े हैं। तो ये दोनों, मानव और प्रकृति है, दोनों जुड़े हुए हैं। इनको अलग करके नहीं कहा जा सकता कि मानव अलग है और प्रकृति अलग है। समझे आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मानव भूगोल पृथ्वी मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना, अंतर संबंध की नई संकल्पना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गएगा होगा। देखिए बच्चों, धीमे समझाऊंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे मैं फटाफट पढ़ लूँ और आपको समझ में भी नहीं आए तो फिर तो मतलब ही नहीं है पढ़ाने का। चलिए, इतना इतना मैंने आपको एक कंप्लीट करवा दिया है। अब कल से मैं आपको मानव भूगोल की प्रकृति ये वाला पढ़ाऊँगा। ये इसको मैं 2-3 पार्ट करूँगा अलग अलग, ताकि आप भी बोर नहीं हो और आपका भी जो कंसिस्टेंट की जो जुड़े रहने की पावर है वो धीरे धीरे विकसित हो जाए। मैं तो लगातार 1 घंटा भी पढ़ा दूँ, लेकिन फिर वो क्या होता है ना, स्टूडेंट का इतना लंबे टाइम तक वो टिक नहीं पाता है। तो इसको अलग अलग पार्ट में, पार्ट 1 इसका, फिर पार्ट 2, ऐसे करके 2-3 क्लासों में इस चैप्टर को कंप्लीट हो, पूरा चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आज जो मैंने दी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।